नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूस बॉडीज। तो देखो कंटिन्यूस बॉडीज पे जाने से पहले आपको कुछ एक चीज़ें पता होनी चाहिए जिसको बोलते हैं मास डेंसिटीज। जैसे चार्ज डेंसिटीज होती है ना, वैसे मास डेंसिटी भी होती है जिसमें से एक आपने ज़रूर सुनी होगी, रो, विच इज़ मास अपॉन वॉल्यूम। तो वो होती है, ठीक है। ऐसे ही तीन टाइप की होती है। फर्स्ट होती है लीनियर मास डेंसिटी। तो लीनियर मास डेंसिटी, डेंसिटी लिख रहा हूं मैं इसको, लेमडा को बोलते हैं लीनियर मास डेंसिटी। लेमडा इज इक्वल टू मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो याद रखना मास अपॉन लेंथ होता है। अब हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे ये क्वेश्चन है, अब इसमें ना आपको दिया होगा कि इसकी लेंथ एल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ से, क्योंकि कॉन्टिन्यूस सिस्टम है ना, आपको एक्स डिस्टेंस पे एक एलिमेंट लेना पड़ता है जो आपने डेरिवेशंस में किया होगा बड़ी बार, dx। ये एलिमेंट लेना पड़ता है। तो अब ये जो dx हमने लिया है, इसका कुछ मास भी तो होगा, विच इज dm। बस उस dm को निकालने के लिए इस एलिमेंट का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो अगर मैं आपको बड़ा आसान तरीका बताऊं तो यहाँ आएगा dm अपॉन dx। लेंथ का छोटा सा पार्ट है dx, मास का छोटा सा पार्ट dm। इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले एक चीज़ और, अगली होती है एरियल मास डेंसिटी या सुपरफिशियल मास डेंसिटी। तो वो एरिया से रिलेटेड होती है। तो एरियल मास डेंसिटी भी बोल देते हैं उसको, तो डेंसिटी मैं फिर नहीं लिख रहा हूँ। इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब सिग्मा का फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू मास अपॉन एरिया। छोटा सा मास, छोटा सा एरिया, इनकी वैल्यूज लिखेंगे जो आपको याद ही रख लेनी है। थर्ड वन वही जो आपने लिखी थी, रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूमेट्रिक, ठीक है। छोटा सा मास, छोटा सा वॉल्यूम, ऐसे। जो हमें काम आना है उसमें आपने इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको आपने ऐसे याद रखना है, डी एम इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स। बस ये काम आएगा आपके इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में। मतलब जहां भी कंटिन्यूस बॉडी से रिलेटेड कोई चीज़ आएगी वहां पे ना आपको ये, जैसे आपने अभी डी एक्स लिया था, इसका जो डी एम होगा वो कितना होगा, वो होगा लेमडा डी एक्स। याद रहेगा आपको, डी एम इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स। याद रखना लेंथ के केस में आपके पास ऐसा ऐसा बनेगा, ठीक है। रिंग का भी बनता है लेकिन वो जब आएगा तब देख लेंगे। फिलहाल डी एम इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स, आपको ये याद रखना है एक चीज़। दूसरी चीज़, अब आते हैं एरिया पे। एरिया में भी आपको क्या याद रखना है, डी एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। आपको ये भी याद नहीं रखना है। तो देखो एलिमेंट लेते हैं हम इस केस में डिस्क का, ज़्यादातर डिस्क का ही होता है इसलिए मैं डिस्क का बता रहा हूँ। रेक्टेंगुलर शीट भी हो सकती है, वो हम फ्लक्स के टाइम पे पढ़ लेंगे, ठीक है, क्योंकि वहीं ज़रूरत पड़ती है उसकी। तो अभी देखो इसका रेडियस है आर, ठीक है। इसको भी सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से ना एक्स डिस्टेंस पे एक सर्कल बनाते और फिर एक छोटा सा सर्कल और लेते हैं। एक छोटा सा सर्कल और लेते हैं जिसकी विड्थ बहुत ही छोटी होगी dx। तो अगर आप इसको ओपन करोगे ना ऐसे, तो ये रेक्टेंगल जैसा बन जाएगा। इसकी विड्थ इतनी छोटी होती है कि अगर आप इस एरिया में से अंदर वाले एरिया को माइनस करोगे तो जीरो ही आएगा, इतनी छोटी होती है, ठीक है। तो इसलिए इसको स्मॉल एलिमेंट बोलते हैं। तो देखो इसकी विड्थ कितनी आ गई, dx।
तो आप इसका एरिया ऐसे माइनस करके नहीं लिख सकते, आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ता है। और इसकी सर्कमफ्रेंस आ गई 2πx, जो कि दिख ही रही होगी आपको। इसका मतलब एरिया की वैल्यू कितनी आ गई, लेंथ इंटू विड्थ। तो आपने जो ऊपर ये डीएम लिखा है, इस डीएम में ये जो एरिया लिख रहे हो ना आप, वो ये है 2πx dx। याद रखना, जब जब डिस्क का एलिमेंट लेने की बात आएगी यही आंसर होगा। तो आप चाहो तो इसको भी याद रख लो। दो चीजें आ गई, ठीक है। तीसरी, dm इज इक्वल टू रो डी वी। अब देखो, मैं 2 डायमेंशन में 3 डायमेंशन स्फेयर नहीं बना सकता, लेकिन उसकी शक्ल इसके जैसे दिखाई देगी। बस फर्क इतना होगा कि यहाँ आपने डिस्क का इस प्लेन पे ये वाला एरिया लिया, ठीक है। वहां पे ये इधर भी होगा और बाहर की तरफ भी होगा, मतलब बॉल की तरह होगा ना, पूरा गोल होगा, बाहर भी होगा अंदर भी होगा, और यहाँ तो होगा ही। उसका जो उसका जो वॉल्यूम बनता है वो बनता है ऐसा, dm इज इक्वल टू, रो तो आना ही आना है, यहाँ आता है उस स्फेयर का एरिया जो x डिस्टेंस पे हमने लिया, तो 4πx3, 4πx², सरफेस एरिया ना। तो जो हमने यहाँ लिखना है वो है dm इज इक्वल टू रो, और वॉल्यूम की जगह लिखना है जो हम एलिमेंट लेंगे, उस एलिमेंट की जो विड्थ है वो dx होगी, उसका जो एरिया है वो होगा 4πx², क्योंकि x डिस्टेंस पे है तो रेडियस उतना ही होगा, इनटू dx। देखो, एरिया इनटू विड्थ क्या होता है, वॉल्यूम। तीसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है। तो जब इसका यूज आएगा तब हम देखते हैं, ठीक है, क्या करना है। अब आगे देखो, तो क्वेश्चन है कि सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है आपको। इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, ये आपने x एलिमेंट ले लिया, x डिस्टेंस पे एक dx एलिमेंट ले लिया, उसका मास भी निकाल लिया, सब कुछ निकाल लिया, बस आपको फॉर्मूले में पुट करना है। तो याद है आपको कंटिन्यूस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या था, कंटिन्यूस बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास का, क्योंकि ये x एक्सिस पे इसलिए मैं x लिख रहा हूँ डायरेक्ट, तो x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dm डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ dm। मीन्स ऊपर क्या आएगा, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता था, ऊपर x इंटू एम होता था ना, देखो x इंटू एम दिख रहा है आपको, नीचे क्या होता था, टोटल मास, तो टोटल मास आ गया। अब आप इसमें लिमिट नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि लिमिट आपने किसकी ली है, x की, मतलब वेरिएबल कौन लिया आपने, x, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है, dm, तो आप इसमें लिमिट पुट नहीं कर सकते। हाँ, dm की वैल्यू पुट करने के बाद ज़रूर कर सकते हो। तो देखो, dm की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, लैम्डा dx डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx, लिमिट आ जाएंगी फ्रॉम 0 टू l, लिमिट आ गई फ्रॉम 0 टू l। और इसमें क्या करेंगे अब हम, लैम्डा कांस्टेंट है, लैम्डा को बाहर निकाल दो, अंदर बच गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ x dx फ्रॉम 0 टू l, और नीचे आ जाएगा लैम्डा इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx फ्रॉम 0 टू l। लैम्डा तो कांस्टेंट बन गया, तो ये इसको हटा दो, बाकी इंटीग्रेशन आपको आती है, वो इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। x ऑफ सेंटर ऑफ मास आ गया आपके पास, x की इंटीग्रेशन होती है x²/2, लिमिट आ जाएगी फ्रॉम 0 टू l डिवाइडेड बाय 1 की इंटीग्रेशन आपको पता है जो साथ में लिखा होता है वही होती है x फ्रॉम 0 टू l। दिस इज x ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा l²/2, नीचे आ जाएगा l, तो बाय 1 लिख दो, ऐसे ही कोई गड़बड़ ना हो इसलिए, l/2 आंसर। x ऑफ सेंटर ऑफ मास इज l/2। ठीक है, कहने का मतलब है कि आपने इस क्वेश्चन में हमेशा आपको बस ये याद रखना है कि ये होगा और डीएम में ये पुट करना है, बस, और कुछ नहीं करना है, आपको बस इंटीग्रेट कर देना, फिर इसके अलावा कुछ नहीं होता चेंज। बस यहाँ रोड होनी चाहिए, उसके लिए बोल रहा हूँ मैं। आगे देखो, अब इसी रोड में लेमडा की वैल्यू चेंज कर देंगे। अब बोलेंगे कि भाई लेमडा जो है वो है लेमडा नॉट एक्स, ठीक है, और क्या बोल सकते हैं, लेमडा जो है वो है ए एक्स प्लस बी। तो जो होगा वो पुट करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोबारा पुट कर लेते हैं। तो अब कुछ नहीं करना है, अब डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं, अब आपको पता लग गया ना क्या करना है।
एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है ऐसी ऑब्जेक्ट का जिसकी डेंसिटी एक्स के साथ चेंज हो रही है, ये वो बोलना चाहते हैं। तो आप लिख दो। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। तो दो क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम यही होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम ये भी होता है। वैल्यू पुट कर दो। वैल्यू पुट करने पे ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट एक्स, ओह सॉरी, डीएम पुट करना पड़ेगा ना पहले। डीएम इज लैम्डा एक्स, लैम्डा डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा डी एक्स। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो फ्रॉम जीरो टू एल, फ्रॉम जीरो टू एल। तो देखो क्या बन जाएगा। अब लैम्डा कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब आपको वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। एक्स लैम्डा की जगह लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू एल डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा नॉट एक्स डी एक्स फ्रॉम जीरो टू एल। सॉल्व कर देते हैं थोड़ा सा, थोड़ा तो क्या पूरा ही करना पड़ेगा। लैम्डा नॉट कांस्टेंट आ गया, अंदर बच गया आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स, जिसकी आपको लिमिट पता है फ्रॉम जीरो टू एल है, डिवाइडेड बाय फिर से लैम्डा नॉट बाहर आ गया, अंदर बच गया एक्स डी एक्स। अब थोड़ा सा चेंज हो गया देखो, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो। अब ये लैम्डा नॉट एक्स कट गया फिर से, और एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय थ्री डिवाइडेड बाय एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू। लिमिट आपको पता है क्या पुट करनी है, जीरो टू एल, नीचे भी जीरो टू एल ही है। तो अभी काट मत देना, वैल्यू पुट कर देना। देखो इंटीग्रेशन में मैंने आपको बताया जब भी आप नीचे ज़ीरो देखो तो आप इसको सिर्फ अपर लिमिट पुट किया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स क्यूब बाय थ्री, ये देखो नीचे एक्स की जगह एल पुट करना है, एल स्क्वायर बाय टू। पर याद रखना ये ट्रिग्नोमेट्री के साथ नहीं करना है ना, साइन या कोस आएगा तो आपको अपर और लोअर लिमिट दोनों पुट करनी है। इसके अलावा जितने भी मैथमेटिकल टर्म्स आएंगे आप डायरेक्ट एक्स की जगह अपर लिमिट पुट कर देना, अगर नीचे जीरो होगा तो, मतलब लोअर लिमिट जीरो हुई तो। ठीक है, हो गया। एल स्क्वायर से दो कट जाएंगे, बचेगा टू एल बाय थ्री, और आना भी चाहिए था आंसर। वो बोल रहा है कि एक्स के साथ ना मास इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब जैसे जैसे इस तरफ जा रहे हैं मास इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब ये कुछ इस टाइप का दिखेगा कि इस तरफ भारी है और इस तरफ थोड़ा हल्का है। तो ऑब्वियसली सेंटर ऑफ मास सेंटर पे क्यों होगा, है ना, इसी तरफ होगा। तो कितना होगा वो हमें पता लग गया, विच इज टू एल बाय थ्री फ्रॉम दिस एंड। कैसे पता चला, इसी एंड से, क्योंकि हमने एक्स ही इस तरफ से माना था इसलिए। ठीक है, तो ये याद रखना, आंसर आ गया। दूसरा देखो, दूसरा हो सकता है थोड़ा सा बड़ा हो जाए। तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी। ए और बी कांस्टेंट है तो कोई ज़्यादा खास प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एम बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी एम। देखो ये बार बार मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे को पूरी उम्मीद है आप तो लिख नहीं रहे होंगे। तो डीएम की जगह वैल्यू पुट कर दो, डीएम की वैल्यू अभी भी वही होगी, डीएम इज इक्वल टू लेमडा डी एक्स। तो वैल्यू पुट हो जाएगी तो एक्स आ जाएगा, डीएम की जगह लेमडा डी एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आ जाएगा। तो उसमें भी इंटीग्रेशन में डीएम की जगह लेमडा डी एक्स आ जाएगा, ऊपर भी लिमिट के साथ इंटीग्रेशन होगी। अब आप लिमिट पुट कर सकते हो, आपको पता है जीरो टू एल और जीरो टू एल। अब लेमडा की वैल्यू पुट करो, तो लेमडा की वैल्यू क्या है, एक्स इंटू लेमडा की जगह आ जाएगा ए एक्स प्लस बी। अब ध्यान से देखना, थोड़ी सी टर्म बड़ी हो जाएगी, इंटू डी एक्स, और कुछ नहीं है इसमें, डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन हो जाएगी इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब ये दोनों अलग अलग सॉल्व होंगे ना, ऊपर वाला अलग से सॉल्व होगा, नीचे वाला अलग से सॉल्व होगा, क्योंकि थोड़ी सी टर्म ज़्यादा आ गई है इसमें। तो जीरो टू एल, तो देखो ऊपर वाली टर्म बनेगी आपके पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स, जिसकी आपको इंटीग्रेशन अभी करनी है फ्रॉम ज़ीरो टू एल। नीचे जो टर्म है वो आएगी आपके पास, वो तो वही है ना, तो इसको ओपन करके लिख देता हूँ। ए एक्स की इंटीग्रेशन अलग होगी प्लस बी की इंटीग्रेशन अलग होगी।
अब आपको इंटीग्रेशन बड़े अच्छे से आती है, तो अब आप ये सॉल्व कर सकते हो। आगे देखो, ऊपर वाला सॉल्व होके बन जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि क्या करना है इसमें। ए कांस्टेंट है तो एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन, ठीक है, एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, ए वैसे का वैसे ही आएगा, एक्स क्यूब बाय 3 प्लस दूसरी टर्म देखो क्या है, बी एक्स है, तो बी कांस्टेंट है, एक्स की इंटीग्रेशन बी इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय, लिमिट आपको पता है इसकी पुट करनी है हमने फ्रॉम 0 टू एल, और उसमें भी एल ही पुट करना है, तो बड़ी अच्छी बात है। नीचे देखो, नीचे क्या आएगा, नीचे तो हमने अलग कर ही दिया है, तो लिख देते हैं ए को ए रहने दो, ए की जगह ए आ जाएगा, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 हो जाएगी, प्लस बी की जगह बी बाहर आ जाएगा, और वहाँ 1 की इंटीग्रेशन होगी एक्स। यहाँ भी आपको लिमिट पुट करनी है फ्रॉम 0 टू एल, तो लिमिट भी पुट कर देते हैं, आ जाएगा ए एल क्यूब बाय 3 प्लस बी एल स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय ए एल स्क्वायर बाय 2 प्लस बी एल, ठीक है इतना। फिर मैंने आपको एलसीएम वगैरह लेना तो सिखा ही दिए, इसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो मल्टीप्लाई भी 2 करना पड़ेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो क्या बन गया, ऊपर आ जाएगा डिनोमिनेटर में 6, और ऊपर क्या बना, 2al क्यूब प्लस 3bl स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे भी कुछ, नीचे तो चलो इकट्ठा कर ही दिया हमने, तो आ जाएगा ए एल स्क्वायर प्लस 2bl डिवाइडेड बाय 2, ये उड़ा देते हैं हम, यहाँ 3 बच जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास। आप चाहो तो क्या करो कि इसमें से एल स्क्वायर कॉमन निकाल लो, नीचे वाले में से एल, अच्छा एक एल ही कॉमन निकाल लो, तो ऊपर से एल कॉमन निकालोगे तो बचेगा 2a एल स्क्वायर प्लस 3bl डिवाइडेड बाय, ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होने वाला है, नीचे से भी एक एल निकाला है, तो बचेगा ए एल प्लस 2b, बस ये आपका आंसर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ एल और एल कॉमन आया होगा, उसको काट दिया तो वो गायब कर देता हूँ। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो कैसा लिखा होगा वो उनके ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आपको हो सकता है ये 3 मल्टीप्लाई करके लिखा हो, ठीक है, तो वो आपको वैसे करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए आंसर इतना सही बन पाएगा इसमें, फिर उसके बाद क्वेश्चन कैसे दिए होते हैं वो उनके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट देखो, अब ये हैं कुछ सिमेट्रिक सेंटर ऑफ मास या फिर अनसिमेट्रिक, मतलब तो आपने इनको याद रखना है। देखो फॉर्मूला तो पता ही है आपको, फॉर्मूले की टेंशन लेनी है। आगे देखो, सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स के सब के सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होते हैं, ज्योमेट्रिकल सेंटर बोलते हैं इसको, तो ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होते हैं। देखो रोड का बिल्कुल सेंटर पे आ गया, ठीक है। कुछ एक ऐसे हैं जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि बताओ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा अगर ये ओरिजिन है तो, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेंटर से रिंग का मास की तरफ होता है, ये मास है ना, इसकी तरफ को होगा सेंटर ऑफ मास, और कितने पे होगा 2r/π पे। अगला कितने पे होगा 4r/3π पे, मतलब ये वाला डिस्क के लिए। डिस्क का जो है वो थोड़ा नज़दीक होता है, क्यों, क्योंकि मास नीचे आया था ना थोड़ा सा, तो सेम मास पे सेंटर ऑफ मास नज़दीक आ गया होता है। अगला इक्विलेटरल ट्रायंगल का नीचे से h/3 पे, अब यहाँ लिख लेना आप h/3 मतलब ये, और क्या हो सकता है ये वाला डिस्टेंस, इसको आप लिख सकते हो L/2√3, आपको याद होगा ये भी होता है। ऐसे ही होलोकॉन जो होता है, मतलब खाली होता है जो अंदर से, उसका h/3 पे होता है, और जो भरा हुआ होता है उसका h/4 पे होता है, ठीक है। थोड़ा सा नीचे आया था ना मास की वजह से, तो इसलिए। तो ये आपको कुछ एक टर्म्स याद रख लेनी, 1 2 3, चलो इसकी वैसे ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी, लेकिन क्या पता कभी पड़ जाए, ठीक है, तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, अब है सेंटर ऑफ मास ऑफ कैविटी। तो देखो कैविटी वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बड़े, इसमें भी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी। तो देखो क्या करना होता है,
तो वैसे तो यहाँ बना हुआ है डायग्राम, पर क्वेश्चन आपका ये होगा इतना सा। क्वेश्चन में ये बोला होगा कि बताओ इस डायग्राम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, मतलब ये जो शेडेड रीजन बचा है ना आपके पास, इसका सेंटर ऑफ मास। तो ये एक डिस्क है, अभी के लिए मैं डिस्क ले रहा हूँ, इसकी जगह कुछ भी हो सकता है। तो ये डिस्क आ गई। इस डिस्क में से इतना सा पोर्शन ना काट दिया यहाँ से, ये वाला। तो अगर ये इतना सा पोर्शन काट दिया है तो इसका मतलब है कि यही मटेरियल बचा है, ये जो दिख रहा है शेडेड ऑब्वियसली। तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है, क्या करते हैं इसमें, इसमें आप इसकी पहले फुल डायग्राम बनाओगे फुल डेंसिटी के साथ। अब उसकी डायग्राम फिर से बनाओगे लेकिन डॉटेड, याद रखना यही स्टेप्स हैं, सबसे आसान तरीका। क्वेश्चन में बस इतना सा लिखा होगा कि डिस्क है और इसका रेडियस जो है वो आर है, ठीक है। तो अभी आर ले लेते हैं हम, और आपको बोला होगा कि इस शेडेड रीजन का सेंटर ऑफ मास बताओ। आगे जाके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी आ जाएगा, फिलहाल सेंटर ऑफ मास। तो आपको सबसे पहले इसको पूरा बनाना है, पूरी डायग्राम को, और उसमें से वो पोर्शन कट कर देना है जो आपको पूछा है, ठीक है। कैसे कट करना है अगली डायग्राम में। तो देखो ये फुल बना दी, फुल में से ये पोर्शन काट दिया, यहाँ मटेरियल है मतलब, ठीक है। तो ऑब्वियसली फिर यही बचेगा इन दोनों को माइनस करने के बाद। तो यहाँ फॉर्मूला भी वैसा ही होता है, फॉर्मूला भी माइनस का होता है। देखो फॉर्मूला क्या होता है, आर ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये निकालने के लिए आपको चाहिए, पहले क्या होता था, आर की जगह, आर तो चलो आर ही होगा, मास की जगह हम एरिया लिख देंगे अब, A1 R1 माइनस A2 R2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, ठीक है। ऐसा ही वॉल्यूम के साथ भी कर सकते हो आप, अगर आपको स्फेयर दे दिया होगा तो V1 R1 माइनस V2 R2 डिवाइडेड बाय V1 माइनस V2, मीन्स कैविटी वाले केसेस में, ठीक है। तो पहला वॉल्यूम किसका है, फुल वॉल्यूम। दूसरा किसका है, दूसरा है कटे हुए पोर्शन का, ये इतना सा। अगर इस फेयर होता तो ऐसे, तो भी ऐसे दिखती डायग्राम, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है। तो सबसे पहले इसका हम एरिया निकाल लेते हैं। तो आपको फाइंड क्या करना है, ए और आर, ए और आर, बस इतना ही फाइंड करना है। तो इसको हटा दे रहा हूं मैं। एक्सिस आपको पहले से दे दी है, दिख रहा है ना, ओरिजिन दिया हुआ है। इसका रेडियस हम आर मान के चल रहे हैं, बड़े वाले का। तो छोटे वाले का ये वाला डिस्टेंस कितना बना, डायमीटर आर। क्योंकि ये आर बना है, इसकी वजह से इसका खुद का रेडियस कितना हुआ, R/2। तो मतलब आप समझ गए ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको एरिया फाइंड करना ही पड़ेगा। इसका एरिया A1, A1 कितना होगा, क्योंकि इसका रेडियस R है तो होगा πr², सिंपल, बात खत्म। दूसरे का देखो, दूसरा इतना सा बेचारा, इसका खुद का रेडियस कितना है, R/2। तो देखो अगर πr² वाले का एरिया हम A लिखते हैं तो πr/2 के स्क्वायर वाले का एरिया क्या लिखेंगे हम, देखो ये बनेगा πr²/4। तो πr² की जगह A पुट कर दो तो A/4, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आप इसका एरिया ये लिख रहे हो तो इसका एरिया क्या लिखोगे, πr²/4, या फिर आप इसको A लिख दो और इसको A/4 लिख दो, जैसा आपको ठीक लगे, मतलब कंपैरिजन करके ही लिखना है आपको, ठीक है। क्योंकि आपको मास वगैरह दिया नहीं होगा, आपको बस ये बोला होगा एक फुल मास की डिस्क थी, उसमें से ये पोर्शन काट दिया। तो ये सब चीज़ें जो मैं लिख रहा हूँ वो आपको खुद लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब आते हैं आर पे। मेन चीज़ एक्चुअली में आर ही है, एरिया तो आप निकाल ही लोगे। आर का मतलब हुआ कि फर्स्ट जो आपने डायग्राम बनाई है, R1 का मतलब वो होगा कि फर्स्ट डायग्राम जो बनाई है वो ओरिजिन से उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है। अच्छी बात ये कि ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास से क्रॉस कर रहा है ना। तो ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास पे, तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 0,0, बस हो गया इतना सा। दूसरा देखो R2, R2 इज इक्वल टू, अब आपको देखना है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है। तो आपको पता है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ होगा, मतलब ये जो पोर्शन है ये बचा हुआ है आपके पास। तो ये ओरिजिन से कितनी दूर है, ये देखो इतना सा दूर, कितना दूर, R/2 होगा, क्योंकि ये इसका खुद का रेडियस है। तो x एक्सिस में ये R/2 की दूरी पे, y एक्सिस में 0 पे, ठीक है।
मैंने आपको बताया था अगर किसी एक्सिस में आर और आर की वैल्यू सेम आ जाती है तो सेंटर ऑफ मास की भी ये वाली वैल्यू सेम ही होगी, मतलब जे कैप वाली जो वैल्यू है वो जीरो होगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो भी होगा इसका वो इसी लाइन पे होगा। चलो ये तो पता लगी गया आपको। बस हो गया, फॉर्मूले में पुट कर दो जैसे एज यूजुअल करते ही हैं। आर सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ एरिया आएगा ए, तो मैं ये लिख यूज कर रहा हूँ ए, आर वन की जगह जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप, तो ये तो गायब ही हो गया, माइनस ए टू की जगह ए बाय फोर इंटू आर बाय टू आई कैप प्लस जीरो जे कैप, वैसे उसको भी लिखने की जरूरत नहीं, डिवाइडेड बाय, तो क्योंकि हमें पता है वाई जीरो ही है तो मैं एक्स को ही ले लेता हूँ। अब आप एक्स के साथ भी कर सकते हो, वो आपने किया नहीं है तो मैं बता देता हूँ। एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास, एरिया इज ए इंटू ज़ीरो प्लस, नहीं था माइनस है, ए बाय फोर इंटू उसका एक्स की वैल्यू आर बाय टू। अब एक्स में है तो आई कैप लगाने की जरूरत नहीं है आपको। नीचे क्या आ जाएगा, ए माइनस ए बाय फोर विच इज थ्री ए बाय फोर। तो देखो ऊपर बच गया माइनस ए आर बाय एट डिवाइडेड बाय ए इज एरिया है ना, एरिया बड़े वाले का एरिया फुल पाई आर स्क्वायर, नीचे आ जाएगा थ्री ए बाय फोर, फोर टू ज़ा एट आ जाएगा, ए से ए उठ जाएगा, तो देखो कितना आ गया माइनस आर बाय सिक्स, और ये कौन सा है, एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो मीन्स ये जो डायग्राम बची है इतनी सी, इसका सेंटर ऑफ मास होगा, पहली बात नेगेटिव माइनस आर बाय सिक्स, मतलब यहाँ कहीं होगा, मतलब नज़दीक ही होगा, बड़ा ज़्यादा दूर नहीं होगा, यहाँ कहीं आर बाय सिक्स माइनस का। माइनस का क्यों आ रहा है, क्योंकि ओरिजिन यहाँ पे और सेंटर ऑफ मास यहाँ है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता तो देखो इसमें एक्सिस कहाँ है, यहाँ पे, तो अब आपको पता लग गया होगा इसका भी सेंटर ऑफ मास यहीं आएगा ना, लेकिन अब ओरिजिन से आंसर आएगा तो पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, आपको वैल्यूज पता है। ए वन की जगह आप लिख सकते हो पाई आर स्क्वायर, या फिर लिख दो ए, ये फिर से वही वाला केस है, सब कुछ सेम है, मतलब एरिया वाइज तो सेम ही है। ए टू इज इक्वल टू ए बाय फोर, ठीक है सब कुछ। या मास वाइज लिखना है तो मास वाइज भी लिख सकते हो आप, लेकिन फॉर्मूला माइनस कर लेगा, तो हम एरिया वाइज लिखते हैं। और आर वन कितना होगा, अब देखो अब इस डायग्राम का सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पे ना, तो कितना हुआ, सिंपल आर कोमा जीरो। अगर इसका रेडियस आर है तो आर बाय टू होगा तो फिर वो लेना पड़ेगा, टू आर होगा तो वो लेना पड़ेगा। फिलहाल अच्छी बात है कि आर आर ही है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आर आई कैप प्लस जीरो जे कैप। आर टू देखो कितना है, आर टू इज इक्वल टू, अब ये ओरिजिन है और ये जाके सेंटर ऑफ मास है, बस इसका ही ध्यान रखना है आपको कि ये निकालना आता है कि नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपको दिखेगा ये है आर और ये है आर बाय टू, तो आर प्लस आर बाय टू कितना होता है, थ्री आर बाय टू आई कैप प्लस जीरो जे कैप। बस हो गया, फॉर्मूले में पुट करो आंसर आ जाएगा। तो देखो मैंने आपको बताया था वाई कैप में जीरो जीरो है तो उसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ एक्स को सोल्व करो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू ए वन आर वन माइनस ए टू आर टू बाय ए वन माइनस ए टू, वैल्यू पुट कर दो। एरिया फर्स्ट का ए है और आर वन की वैल्यू है आर, माइनस एरिया दूसरे का है ए बाय टू, सॉरी ए बाय फोर, इंटू आर की वैल्यू है थ्री आर बाय फोर, फोर ही है ना, थ्री आर बाय टू, थ्री आर बाय टू डिवाइडेड बाय एरिया माइनस कर देना तो वही थ्री ए बाय फोर ही बचेगा, है ना, ए में से ए बाय फोर माइनस करोगे तो ये बचेगा। इसको सॉल्व कर दो, कितना आएगा, अब देखो यहाँ कितना है, एट है ना, तो यहाँ एट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं लेफ्ट साइड पे, एट और एट, तो आपको इतना तो पता लग गया कि यहाँ तो एट ही आएगा ना, ऊपर वाले के डिनोमिनेटर में एट आना है। ऊपर आएगा आठ ए आर माइनस तीन ए आर, कितना होता है, पाँच।
तो 5 AR, ए इज एरिया, आर इज डिस्टेंस है ना, वो जो आर इज रेडियस ऑफ बड़े वाले सर्कल का, और नीचे तो आपको पता है 3A/4 ही होने वाला है, तो 4 से काट ही देते हैं, 4 2 8। इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको लिख दो। अच्छा, ए भी कट जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, तो ये आ जाएगा 5R/6। दिस इज योर आंसर इन आई कैप। देखो पॉजिटिव आया ना, तो इसका मतलब आंसर वही है, पोजीशन वही है, बस एड्रेस चेंज हो गया उसका। समझ गए ना, पहले एक्स ओरिजिन यहाँ था ना, तो यहाँ से इधर आया था R/6 पे, अब वो 5R/6 पे आ गया, होना भी था, दोनों को ऐड करोगे तो आर आ जाएगा टोटल। तो क्योंकि एक्सिस चेंज होगी इसलिए आंसर चेंज हो गया, बस इसका ध्यान रखना है। मतलब पोजीशन वही है उसकी, सेंटर ऑफ मास की उस डायग्राम में, लेकिन एड्रेस चेंज हो गया उसका। तो ऐसे करके हम कैविटी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, और भी देख लेते हैं।